हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं कॉम्पास सर्वेइंग का लास्ट लेक्चर। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था इंक्लूडेड एंगल या इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं, उस पर सम न्यूमेरिकल किया था ऑन बोर्ड। और इसके बाद अब जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसलिए मैं ऑन स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ। तो ये लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। लोकल अट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, मेनली डीप एंड डिक्लाइनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए असाइनमेंट में होगा और आप के लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लोकल अट्रैक्शन से। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है कि आपको पता है कि कॉम्पास में मैग्नेटिक निडल होता है। तो मैग्नेट जो है वो आयरन के कारण डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसमें कुछ एरर्स आ सकता है। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है लोकल अट्रैक्शन, मतलब लोकली कहीं पे आप सर्वे वर्क कर रहे हो, कॉम्पास सर्वे वर्क कर रहे हो और वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ आयरन के पार्ट्स हैं जिसके कारण मैग्नेटिक निडल जो हमारा है वो सही से दिखा नहीं रहा है। मान लो दिखाना चाहिए 30 डिग्री, वो मैग्नेटिक जो निडल है वो कुछ लोकल अट्रैक्शन के कारण वो 35 डिग्री दिखा रहा है, 32 डिग्री दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ आसपास में कुछ आयरन्स के कुछ पार्ट्स हैं। तो यही है लोकल अट्रैक्शन। तो इसको एक बार रीडिंग करते हैं कि क्या है। द मैग्नेटिक निडल डज नॉट पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, दैट इज it is distributed from its normal position if it is under the influence of external attractive forces which are produced due to magnetic substances, electric current, etc. तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कारण भी आ सकता है। कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मान लो मैग्नेटिक ओर्स आगे अगल बगल में आप जहाँ कर रहे हो वो मैग्नेटिक एरिया है। कुछ इलेक्ट्रिक करंट, हाई पावर का इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो उस कारण से कुछ अट्रैक्टिव हो सकता है। तो उसके कारण क्या होगा कि मैग्नेट जो है या तो एग्जैक्ट नॉर्थ या एग्जैक्ट साउथ या जो जिस पोजीशन पे चाहिए था वहाँ पे ना आगे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो रहा है। सच अ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्लुएंस इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन, और इसी को लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। द टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ निडल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन। जो ये टर्म है डेविएशन, ये नॉर्मल पोजीशन से निडल के डेविएशन को इंडिकेट करता है। अब ये सोर्सेस ऑफ लोकल अट्रैक्शन क्या है, किस वजह से लोकल अट्रैक्शन होता है। द लोकल अट्रैक्टिव सोर्सेस में बी नॉर्मल सच एज मासेस ऑफ मैग्नेटिक रॉक और आयरन और ईटीसी। आयरन ओर हो सकता है, मैग्नेटिक रॉक्स हो सकता है, एंड आर्टिफिशियल सच एज प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, रेल्स, आयरन पाइप्स, करंट कैरिंग वायर्स, ईटीसी। अब कोई स्टील स्ट्रक्चर है, उसके हम सामने हम कोई काम कर रहे हैं, कॉम्पास सर्विंग, रेल्स हो गया, आयरन पाइप हो गया, या फिर कोई करंट कैरी कर रहा है वायर, उसके अगल बगल में कर रहे हैं। द आयरन मेड इंस्ट्रूमेंट सच एज चेन, एरो, ranging rods, and other things such as bunch of keys, knives, iron buttons, etc. are also source of local attraction and should be kept away from the compass at a safe distance apart. जो हमारा सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेन हो गया, एरो हो गया, रेंजिंग रॉड हो गया, तो ये सब भी आयरन से, इससे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये भी लोकल अट्रैक्शन का एक सोर्स हो सकता है। तो इसलिए इसको सेफ डिस्टेंस पे रखेंगे, अगल बगल में नहीं रखेंगे कॉम्पास के। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सोर्सेस ऑफ लोकल अट्रैक्शन। दूसरा इसके बाद टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। हम लोकल अट्रैक्शन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकल अट्रैक्शन क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस पे। Local attraction at a place can be detected by observing bearing from both ends of a line in the area. If the fore and back bearing of the line differ exactly by 180 degree, there is no local attraction at either station, provided instrumental and observation errors are eliminated. इसका मतलब क्या है कि अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। तो जो फोर बियरिंग है, किसी एक लाइन का फोर बियरिंग है और बैक बियरिंग है, आपको पता है कि दोनों का प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। तो आप एग्जैक्ट उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं है। और अगर कुछ एरर है 183 डिग्री, 182 डिग्री, तो कुछ एरर के कारण फिर लोकल अट्रैक्शन है।
But if this difference is not equal to 180 degree, then local attraction exists there either at one or at both ends of the line. अब हो सकता है दोनों एंड के लाइन के दोनों साइड ही लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव है, या फिर दोनों एक ही एंड पे है। वो कैसे करेंगे, जब दोनों पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट पे दो लाइन कवर होता है, तो दोनों लाइन का देखेंगे, तो दोनों लाइन में अगर दोनों लाइन पे ही आ रहा है तो इसका मतलब दोनों साइड में है, और अगर दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है एरर, दूसरे लाइन पे सही है, तो इसका मतलब कोई एक एंड पे एरर है। अब लास्ट पॉइंट है रेमेडीज ऑफ लोकल अट्रैक्शन। कैसे हम लोकल अट्रैक्शन को कम कर सकते हैं या इसको ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन के द्वारा या फिर इंस्ट्रूमेंट को तो हम कोशिश करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन से हम बचाएं, लेकिन अगर मान लो होता ही है लोकल अट्रैक्शन, मान लो कोई आयरन ओर है, मैग्नेटिक एरिया है, तो वहाँ पे हम करना ज़रूरी है कॉम्पास सर्विंग, तो हम करेंगे, तो लोकल अट्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। There are following two methods for correcting the observed bearings of the line taken in the area affected by local attraction. First point है the error due to local attraction being same for each of the bearings observed at an affected station. The included angles calculated from the bearing taken at the same station will be correct, even though the station is affected by local attraction. Starting from the unaffected line and using these included angles, the correct bearing of successive lines are calculated as already explained. तो इसमें क्या कह रहा है कि जो एरर है लोकल अट्रैक्शन का, वो हर बियरिंग के ऑब्जर्वेशन पे सेम होना चाहिए, सेम होता है, मतलब एक स्टेशन के, अफेक्टेड स्टेशन के। द इंक्लूडेड एंगल जो कैलकुलेटेड करते हैं वो एक सेम स्टेशन के लिए करेक्ट होगा, और मतलब अगर लोकल अट्रैक्शन है भी तो भी इंक्लूडेड एंगल सही होगा। तो इसके लिए इससे क्या बेनिफिट होगा कि उस लाइन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग निकालेंगे, 180 का डिफरेंस करेंगे, अगर वो सही है तो मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं है, फिर इंक्लूडेड एंगल के मदद से हम लोकल अट्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। The observed bearing are corrected by applying correction to the station affected by local attraction. अब local attraction है तो observed bearing को correct करके उसको मतलब correction करके हम लिखेंगे, तब फिर local उसको हटा सकते हैं। For this, error at each of the station is found, and then starting from an unaffected bearing of the successive lines are adjusted by applying correction to them. तो जैसे किसी पॉइंट पे किसी स्टेशन पे करेक्शन की ज़रूरत है, किसी पॉइंट पे करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड पॉइंट से हम शुरू करेंगे कि ये वाला सही है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते चलेंगे। नोट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ एरर एट ए स्टेशन ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग अ स्केच ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड करेक्ट बियरिंग ऑफ ए लाइन एट दैट स्टेशन। एक किसी स्टेशन पे हम जहाँ लोकल अट्रैक्शन है उसको एक स्केच के द्वारा भी पता कर सकते हैं। कैसे, तो करेक्ट बियरिंग को भी हम शो करेंगे, मान लो करेक्ट बियरिंग 80 डिग्री है और ऑब्जर्व्ड बियरिंग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ 82 डिग्री आ रहा है, तो 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो दोनों को हम स्केच बना के भी हम निकाल सकते हैं। इफ़ द एरर इज निगेटिव देन द करेक्शन विल बी पॉजिटिव। अगर एरर निगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा करेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू रिमेनिंग इक्वल टू ईच अदर, जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का इक्वल होगा। इफ द बियरिंग्स आर गिवन इन द होल सर्कल देन रिमेंबर द फॉलोइंग रूल फॉर फाइंडिंग नेचर ऑफ एरर। इफ अगर होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में दिया हुआ है तो एक रूल है उसको एरर फाइंड आउट करने का, उसको ध्यान रखना है। ये रूल क्या है देख लेते हैं। इफ एट ए स्टेशन ऑब्जर्व्ड बियरिंग ऑफ ए लाइन इज मोर देन द करेक्ट बियरिंग देन द एरर एट दैट स्टेशन इज पॉजिटिव एंड द करेक्शन इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। जो ऑब्जर्व्ड बियरिंग है उस लाइन का वो अगर करेक्ट बियरिंग से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एरर पॉजिटिव है और करेक्शन नेगेटिव में होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है, आप इस बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करो, क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो इंटरनल एंगल निकालने का है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, डिप्लोमा लेवल पे तो आने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बीटेक लेवल पे आ सकता है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आप इसको एज ए असाइनमेंट करो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर
वहाँ पे हम अगले पार्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा। यहाँ पे वही दिया हुआ है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिया हुआ है, करेक्ट बियरिंग निकालना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब जैसे BC लाइन का फोर बियरिंग दिया हुआ है 139 डिग्री 30 मिनट, अब उसमें ऐड करेंगे 180 डिग्री, तो कितना आया 319 डिग्री 30 मिनट आया। तो ये करेक्ट बैक बियरिंग होगा BC लाइन का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बैक बियरिंग BC लाइन का कितना दिया हुआ है 318 डिग्री 50 मिनट, इसका मतलब 40 मिनट का एरर है किस स्टेशन पे, C स्टेशन पे। तो इसी तरह से अगले पार्ट में फोर बियरिंग दिया हुआ है CD लाइन का 180 डिग्री 40 मिनट, तो करेक्शन करना है C जो है, मतलब जहाँ पे C स्टेशन में 40 मिनट का एरर आ रहा था, पॉजिटिव एरर था, मतलब निगेटिव एरर था, तो इसको करेक्शन के टाइम पे पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव में क्या करेंगे 40 मिनट ऐड कर देंगे, तो 189 डिग्री 40 मिनट जब था तो उसको ऐड करने के बाद 190 डिग्री 20 मिनट आ गया। उसके बाद फिर क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इसमें मैंने बताया था प्लस माइनस करके बैक बियरिंग फोर बियरिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फोर बियरिंग जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको माइनस कर देंगे 180 से। तो बैक बियरिंग CD लाइन का निकल गया 10 डिग्री 20 मिनट। अब 10 डिग्री 20 मिनट बैक बियरिंग निकला है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है 11 डिग्री 20 मिनट आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी कुछ एरर है, तो 1 डिग्री का एरर आ रहा है। तो ये एरर जो है ये पॉजिटिव एरर है, और इसको इसलिए अगले जो हम लाइन DA लाइन में इसको करेक्शन करेंगे तो वहाँ पे निगेटिव माइनस कर देंगे। तो फिर इस तरह से हम सारा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मुझे आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जिससे आपको इजी होगा एग्जाम्पल का। चलते हैं अगले पार्ट पे। डीप ऑफ मैग्नेटिक निडल और डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और डीप। डीप उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। डिक्लाइनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी देख लेते हैं क्या है डीप और क्या है डिक्लाइनेशन। मैंने शुरुआत में ही मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ की बात की थी। जैसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनाना पड़ेगा। जैसे ये अगर मैग्नेट ट्रू नॉर्थ है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ये ट्रू मेरिडियन बना और ये ट्रू नॉर्थ बना। तो अगर कुछ डिफ्लेक्शन होता है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, ये ठीक नहीं बना, सपोज करो डिफ्लेक्शन अगर कुछ इस टाइप का हो, हाँ ये परफेक्ट बना। कुछ डिफ्लेक्शन होने के कारण, कुछ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होने के कारण हमारा जो एक्चुअल नॉर्थ है और एक्चुअल साउथ है कुछ इस तरफ बन जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को कहते हैं डिक्लाइनेशन। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच, ये ट्रू नॉर्थ है और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। डीप क्या है? बिफोर मैग्नेटाइजेशन द निडल रिमेन्स इन द हॉरिजेंटल पोजिशन इफ इट इज़ प्रॉपरली बैलेंस। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो एक हॉरिजेंटल पोजिशन में रहेगा निडल, बट आफ्टर बीइंग मैग्नेटाइज्ड इट कैन नॉट रिमेन इन द सेम पोजिशन ड्यू टू मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। जब मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अर्थ का आ जाएगा तो ये सेम पोजिशन पे नहीं रह सकता है। वन एंड ऑफ द निडल डिफ्लेक्ट्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल। कोई एक एंड जो है वो मैग्नेटिक पोल के तरफ टुवर्ड्स करेगा, मतलब उसके तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर द नॉर्थ एंड ऑफ द निडल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर जब आप अर्थ के जाओगे तो ये इसका नॉर्थ एंड होगा डाउनवर्ड के तरफ। इन साउदर्न हेमीस्फीयर द साउथ एंड पॉइंट टुवर्ड्स डाउनवर्ड। This inclination of the needle with the horizontal is known as dip of needle। तो ये जो इंक्लाइनेशन होता है निडल का हॉरिजेंटल लाइन के ये में, तो इसको कहते हैं डीप। द अमाउंट ऑफ डीप इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे ये वेरी करता है। इट इज़ जीरो एट द इक्वेटर। इक्वेटर लाइन पे ये जीरो आएगा। तो ये क्वेश्चन छोटा सा ये बन सकता है कि इक्वेटर पे
डीप का कितना एंगल बनेगा, या फिर मतलब अर्थ के किस पार्ट पे जीरो एंगल बनेगा, डीप मतलब डीप जीरो होगा। तो ये इक्वेटर पे जीरो होगा और मैक्सिमम कहाँ होगा, 90 डिग्री एट द पोल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट है कि डीप क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर पे जीरो होता है और पोल्स पे 90 डिग्री होता है। टू कीप द निडल इन द हॉरिजेंटल पोजिशन इट इज बैलेंस्ड बाय प्लेसिंग अ ब्रास स्लाइडिंग वेट और अ राइडर एट ए सुटेबल पॉइंट ओवर द हायर एंड ऑफ द निडल। तो अगर हॉरिजेंटल पोजीशन पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, एक ब्रास स्लाइडिंग वेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना है कि डीप क्या है, दूसरा जीरो होता है इक्वेटर पे, 90 डिग्री होता है पोल्स पे, और एक ब्रास स्लाइडिंग वेट लगाते हैं बैलेंस करने के लिए। तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। अब आते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन पे। Except in few places, the magnetic meridian at a place does not coincide with the true meridian at that place. कुछ ही प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे ट्रू मेरिडियन कोइंसाइड करते हैं। द हॉरिजेंटल एंगल विच द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और सिंपली डिक्लाइनेशन ऑफ द निडल एट दैट प्लेस। किसी प्लेस पे हॉरिजेंटल एंगल बनाता है, जैसे मैंने बताया ये ट्रू नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, एक एंगल बना रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ईस्ट डायरेक्शन में ही हो, उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकता है। कलर चेंज कर देते हैं, ये इस डायरेक्शन में भी एंगल बना सकता है। तो ये भी डिक्लाइनेशन है, ये भी डिक्लाइनेशन है। ट्रू नॉर्थ का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ में। मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो वैरी करता है। कुछ एरिया में आप एरिया टू एरिया वैरी करता है, कहीं पे आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, कहीं पे वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसी पे आगे हम करेंगे पॉजिटिव डिक्लाइनेशन और नेगेटिव डिक्लाइनेशन। When the needle is deflected towards east of the true meridian, it is said east direct declination, and west declination when it is deflected towards west of the true meridian. जब ईस्ट के साइड डिफ्लेक्ट करे तो ईस्ट डिक्लाइनेशन बोलेंगे, और वेस्ट के साइड डिफ्लेक्ट करे तो ये वेस्ट डिक्लाइनेशन हो जाता है। Since the magnetic meridian varies from place to place and from time to time on Earth's surface, the amount and direction of declination is different at different places. हर टाइम टू टाइम वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो ये हर प्लेस और हर टाइम पे हो सकता है। एक ही प्लेस पे हम न्यू दिल्ली का एक एग्जैक्ट पॉइंट पे हमने आज 2020 में या 2021 में हमने लिया, और 50 साल के बाद फिर से उसी प्लेस पे लिया 2071 में, तो फिर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो प्लेस टू प्लेस भी वैरी करता है और टाइम टू टाइम भी वैरी करता है, क्योंकि आज का थोड़ा वो मूवमेंट होता रहता है, तो थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट भी चेंज होता रहता है हर एरिया का। इफ द ट्रू बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज डिटरमाइंड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल मेथड, द डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस कैन बी फाउंड बाय ऑब्जर्विंग द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ दैट लाइन एंड फाइंडिंग देयर डिफरेंसेस। ये बहुत ज़्यादा ये सब पे नहीं करना है फोकस। अगले पार्ट में आते हैं, वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन। पहला है रेगुलर और पीरियडिक वेरिएशन। तो रेगुलर पीरियडिक वेरिएशन क्या है? दिस क्लास ऑफ वेरिएशन में इटसेल्फ बाय एनालाइज्ड इनटू सेवरल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड एंड एम्पलीट्यूड्स। दे आर सेक्युलर, एनुअल एंड डेली। डेली चेंज भी हो सकता है, कुछ एनुअल चेंज भी हो सकता है, और कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम में 100-200 साल में चेंज होता है, तो इसी को बोलते हैं सेकुलर वेरिएशन। फिर आते हैं, सेकेंड टाइप है इरेगुलर वेरिएशन। इस पे दीज आर कॉज्ड बाय मैग्नेटिक स्टॉर्म सच एज अर्थक्वेक और वॉल्केनिक। तो एंड देयर अमाउंट में बी इवन 1 डिग्री टू 2 डिग्री चेंज। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कभी कभी अचानक से अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो अचानक से उस प्लेस पे चेंज हो जाता है। अगला जो पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। ऑल सर्वे मैप्स विच आर टू फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड सच एज रेवेन्यू सर्वे मैप्स आर प्लॉटेड विथ रेफरेंस टू ट्रू मेरिडियन, and if the survey is made with the compass, the observed magnetic bearing shall
have to converted to the true bearing. The true bearing of a line can be determined by drawing a sketch of its magnetic bearing and the amount of declination. तो amount of declination और magnetic bearing को हम करके हम true bearing निकाल सकते हैं। इसके लिए 2-3 रूल हैं, उसको हम करते हैं। पहला रूल है ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। प्लस माइनस क्यों दिया हुआ है? तो अगर ईस्ट डायरेक्शन में जो पहला केस है, पहला डायग्राम आप देख रहे हो, वहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइनेशन है तो वहाँ पे प्लस करेंगे, और अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसको निगेटिव करेंगे। यूज प्लस साइन व्हेन द डिक्लाइनेशन इज ईस्ट एंड यूज नेगेटिव साइन व्हेन इट इज व्हेन द वेस्ट। On the other hand, the magnetic bearing of a line can be deducted from its true bearing by following rule. अब इसी तरह से मैग्नेटिक बियरिंग भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन माइनस डिक्लाइनेशन, प्लस माइनस डिक्लाइनेशन, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर से एक बार फिगर बना के समझाते हैं, यहाँ पे बना ही हुआ है। सपोज करो ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, कलर चेंज करते हैं, और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वही है डिक्लाइनेशन। अब ये चूंकि ईस्ट डायरेक्शन में है और तो इसको कहेंगे ईस्ट डिक्लाइनेशन। अब यहाँ पे एक बियरिंग के लिए भी एक लाइन बना देते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। अब कोई एक सर्वे लाइन है, आप सपोज करो एक ये सर्वे लाइन है AOB, तो ये बियरिंग क्या होगा? अब जो मैग्नेटिक लाइन कौन सा है, ग्रीन वाला जो है वो मैग्नेटिक लाइन है, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग। और ब्लू वाला जो है वो ट्रू नॉर्थ है, तो ये बन जाएगा ट्रू बियरिंग। तो इसको बोलेंगे TB लिख देते हैं ट्रू बियरिंग का, और इसको लिख देते हैं रेड कलर में मैग्नेटिक बियरिंग का MB। इस फिगर से पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर ये जो बस अंतर यहाँ पे बस दो ही है कि मैग्नेटिक जो नॉर्थ बना है वो किस डायरेक्शन में है। ट्रू नॉर्थ के अगर राइट साइड में है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव साइन होगा, और अगर ये इस डायरेक्शन में था तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। बस यही अंतर है, यही दो टाइप्स के डिक्लाइनेशन होते हैं। एक छोटा छोटा इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है डीप में। पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 197 डिग्री, फाइंड इट्स ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज 3 डिग्री वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब निगेटिव माइनस में जाएगा, तो सीधा हम निकालेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दिया हुआ है ट्रू बियरिंग इक्वल टू 197 डिग्री माइनस 3 डिग्री, तो 194 डिग्री आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका यूज होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ 37 डिग्री वेस्ट। अब ये रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में दिया हुआ है, एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज 2 डिग्री ईस्ट, फाइंड इट्स ट्रू बियरिंग। अब यहाँ पे फिगर बना के समझाया गया है, मैं भी फिगर बना देता हूँ यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्थ 37 डिग्री वेस्ट, इसका मतलब 4th क्वाड्रेंट में आएगा। कुछ इस तरह से ये 37 डिग्री है, तो ये वाला क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग है, ये है मैग्नेटिक बियरिंग। अब जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है वो है 2 डिग्री ईस्ट, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है 2 डिग्री ईस्ट, डिक्लाइनेशन ये है, और बियरिंग ये ट्रू, मैंने जो ब्लू कलर में बना दिया है वो ट्रू बियरिंग है। एक्चुअल में ये यहाँ तक आएगा, ये टोटल है मैग्नेटिक बियरिंग। अब आया मैग्नेटिक बियरिंग, और ये वाला डिक्लाइनेशन है, ये ईस्ट डिक्लाइनेशन है, ED लिख देता हूँ मैं, और ये है MB। अब हमें क्या निकालना है, ट्रू बियरिंग निकालना है, तो ट्रू बियरिंग को रेड कलर से शो करते हैं, ये निकालना है हमें।
तो यहाँ पे 2 डिग्री आपको पता है कि ये 2 डिग्री है, और ये टोटल है ये निकालने के लिए ये टोटल है 37 डिग्री। तो 37 में से फिगर देख के ही आपको पता चल जा रहा है कि माइनस कर देना है 2 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद 35 डिग्री आएगा, और चूंकि ये भी रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में है तो इसको कन्वर्ट करके नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट कर देंगे आंसर। तो इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन और है, आप असाइनमेंट में करिए। अगले पार्ट में चलते हैं। कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं कॉम्पास सर्वेइंग में, बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे जिससे कि मिनिमाइज हो सके लोकल अट्रैक्शन। तो इसके लिए हम कुछ ध्यान रखेंगे कि कुछ आयरन वगैरह का अगल बगल में ना हो। पहला तो लिखा हुआ है, द ग्लास कवर ऑफ ए कॉम्पास बॉक्स गेट्स चार्ज्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डस्टेड ऑफ विथ अ हैंड कवर चिप। तो ये सब ध्यान रखना है। दूसरा है, टू अवॉइड लोकल अट्रैक्शन नथिंग मेड ऑफ आयरन और स्टील सच एज बंच ऑफ कीज, आयरन बटन्स etc शुड बी कैरीड बाय द सर्वेयर। तो बहुत ध्यान रखना है कि अगल बगल में कुछ आयरन के पार्ट्स ना हो। थर्ड है, सेटअप एंड लेबल द कॉम्पास प्रॉपरली। फोर्थ है, स्टॉप द वाइब्रेशन ऑफ द नीडल बाय जेंटली प्रेसिंग द ब्रेक पिन सो दैट इट कम टू रेस्ट सून। फिफ्थ है, ऑलवेज लुक अलोंग द नीडल एंड नॉट अक्रॉस इट, दस अवॉइडिंग पैरालैक्स। मान लो आप देखने में एरर कर रहे हो तो फिर वो मेन मेड एरर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट का कोई भी एरर नहीं है, बट आप खुद से एरर कर पा रहे हो। पॉइंट नंबर 6 है, फॉर इंपॉर्टेंट लाइंस टेक डुप्लीकेट रीडिंग एट ईच स्टेशन, बार बार आप रीडिंग लो। 7th है, टू डिटेक्ट लोकल अट्रैक्शन टेक फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। जो लोकल अट्रैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का दोनों का रीडिंग लीजिए आप। अदरवाइज क्या होगा कि आप 180 डिग्री प्लस माइनस करके बैक बियरिंग निकाल लेते हैं, बट अगर लोकल अट्रैक्शन है तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत आ जाएगा। इसके अगले पार्ट में और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एरर। सोर्सेस ऑफ एरर का जो कॉमन है वो सबका सेम होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है पर्सनल एरर, और तीसरा है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मैंने शुरुआत में ही बताया था किसी ना किसी चैप्टर का सोर्सेस ऑफ एरर आएगा, और सबका इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, सब में पर्सनल एरर होता है, सब में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आता है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उसी में एरर आएगा। तो जैसे यहाँ पे कॉम्पास सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है, तो कॉम्पास में किसी तरह का एरर है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कैटेगरी में आ जाएगा। द नीडल नॉट बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट, नीडल स्ट्रेट नहीं है। नीडल बीइंग स्लगिश, या रिंग जो है वो हॉरिजेंटल नहीं है। तो ये सब जो भी कॉम्पास पे एरर है वो सब कॉम्पास इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाएगा। पर्सनल एरर में क्या है, इनएक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ कॉम्पास ओवर द स्टेशन पॉइंट, हम सेंटरिंग सही से नहीं करते। इनएक्यूरेट लेबलिंग ऑफ द कॉम्पास, लेबलिंग हमने ठीक से नहीं किया। इम्परफेक्ट बाइसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट साइटेड, तो इन सब की वजह से पर्सनल एरर आएगा। और लास्ट में एक्सटर्नल एरर, इसमें एक्सटर्नल एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लोकल अट्रैक्शन के कारण। लोकल अट्रैक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर बाय द कॉम्पास, कॉम्पास के अगल बगल में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया तो फिर लोकल अट्रैक्शन होगा। रेगुलर एंड इरेगुलर मैग्नेटिक वेरिएशन, और थर्ड वन है मैग्नेटिक चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद लास्ट में टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ कॉम्पास है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर फोकस नहीं करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए असाइनमेंट में है। पहले कुछ करेक्शन, मतलब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। कुछ मतलब करेक्शन, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, एक्यूरेसी, स्पीड। तो ये सब आप देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर एमसीक्यू टाइप का कोई भी पेपर होगा तो वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स या 1-1 मार्क्स में आते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कमेंट बॉक्स में अब छोटे छोटे क्वेश्चन, ये जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, और ट्रू फॉल्स का है, या फिर सेलेक्ट 1 आउट ऑफ 2 है, तो ये सब आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपने सही सही किया या नहीं। और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ न्यूमेरिकल भी है जो इंक्लूडेड एंगल, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग निकालने के लिए।
तो ये सब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ईजी भी है, आप समझ भी जाते हैं तो इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पे जवाब देंगे हम। ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।